दुर्भाग्य है इस राज्य का कि पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर को देखने की है, वो जमीन लुटवाने में शामिल है। क्योंकि मैं खुद साक्षात देखा, अभी जो है हम लोग का कार्यक्रम यहाँ पर था आपका खूंटी का कर्रा में, लेकिन लार्जली हमारे अधिकांश विधायक मुंह नहीं खोलना चाहते। ये पूरा अनुभव मेरा ये कहता है, ये हमने देखा है कि जो हमारे एमपी और एमएलए चुन के आते हैं, रिजर्व सीट है, क्यों रिजर्व रखा गया है? ताकि वो समाज को रिप्रेजेंट करेंगे, आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करते उनके मुद्दों को वहां उठाएंगे। लेकिन ये क्या हो कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों के और बाहरी विचारधाराओं के गुलाम बन गए हैं, ऐसा दिखता है। अब अभी बस इस चुनाव का मैं बात कर रहा हूं, पिछला विधानसभा चुनाव में आप देखिए, या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों, हम लोगों ने जिन लोगों को एड़ी चोटी करके चुनाव जिताया, खूंटी और तोरपा जैसे विधानसभा, जहां खुद भी जेएमएम को विश्वास नहीं था कि वो जीत पाएंगे, वैसे जगह पे हम लोगों ने मेहनत करके सारे चीजों को रिसर्च करके लोगों को बताया। जैसे खूंटी का बताता हूं, खूंटी में बीजेपी का 25 साल का खूंटा क्यों उखड़ा? उसके पीछे लैंड बैंक है। लैंड बैंक क्यों? क्योंकि ये लोग ये दिखाते थे कि सरना आदिवासियों को हितैषी यही है। लेकिन जब 2016 में उन्होंने लैंड बैंक बनाया, तब मैंने पूरा दस्तावेज खंगाला, फिर वहां से निकाला एक एक दस्तावेज, पूरा इतना, एक ही जिला कितना बड़ा, इतना मोटा, एक एक चीज को खंगाल खंगाल के गिन गिन के मैंने उसमें से निकाला कि कितने सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला गया है। उसको निकालने के बाद मैं खूंटी के पूरे इलाके में लिख के, बोल के, बड़ी बड़ी सभाओं में लोगों को बताया कि खूंटी के 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला है। मैंने उनको यही बताया, सरना भाई बहनों को, कि देखिए कि ये लोग आपका हितैषी होने के लिए दिखावा करते हैं और आपका ही सरना स्थल तक को नहीं छोड़ रहे। लोग कन्विंस हुए। जो हमारे मित्र सभा में आते थे, जिन कुछ लोग रिसर्च पेपर को भी मांगा, उनको मैंने दिया और उसको ले जाके गांव गांव में लोगों को बताया। तो इसमें बहुत सारे जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई एक आदिवासी संगठन है, उन सारे लोगों ने मिलजुल के जो है कि जो चीजें की, उसके बदौलत वहां बीजेपी का खूंटा उखड़ गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अब यही लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे जब पैसा के लिए पॉलिटिकल पार्टियों का जमघट किया था, अपना अपना पक्ष बोलने के लिए, न खूंटी के विधायक आए, न तोरपा के विधायक आए, न दूसरे विधायक आए जिनको बुलाया था। कौन आया? हमारा सिमडे कोल्ले बिरा को उतना दूर से, हालांकि उनके लिए भी हमने जरूर काम किया, लेकिन उनका अपना काम था इसलिए वो जीते, उसका हम लोग क्रेडिट लेना नहीं चाहेंगे। जरूर हमारा नैरेटिव और कन्विंस की उसका कुछ इम्पैक्ट जरूर है, पर हम चाहेंगे कि वैसे विधायक आए, कुछ भी बोले, लेकिन उन्होंने कहा विश्वास कीजिए हम आवाज उठाएंगे। तो ये कहना है ना आपको, आइए सुनिए, लोगों को आवाज उठाइए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है कुल मिलाकर 1% विधायक भी आदिवासी के पक्ष में नहीं बोलता है। तो इसीलिए जो आपने जो सवाल किया, क्यों 24 तारीख को, तो 24 मार्च को, क्योंकि ये इस बार यह असेंबली लंबा चलेगा, 27 मार्च तक चलेगा, तो तब तक हम लोग देखते हैं। हम लोग को लग रहा था कि पेशा जो है कि एक बड़ा एजेंडा होगा, लेकिन महामहिम गवर्नर जो है, महामहिम गवर्नर का अभिवेशन में वो दिखा नहीं। इसका मतलब सरकार बहुत कंसर्न नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये इनको दिखाना चाहते हैं, ना सिर्फ पेशा बल्कि आदिवासियों के मुद्दों को लेकर 24 मार्च 2025 को पुराना विधानसभा में पैरेलल विधानसभा चलेगा। उधर नया विधानसभा में विधानसभा चलेगा और पुराना विधानसभा में आदिवासी महासभा चलेगा, जहां पर झारखंड के सभी आदिवासी समुदाय के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और प्रस्ताव भी पारित करेंगे, वहां से पास भी करेंगे, जिसमें 1 नंबर एजेंडा में पेशा कानून 1996 को लागू करना होगा। दूसरा नंबर एजेंडा में CNT SPT कानून होगा। उसी तरह भी और भी चीजें होंगी, लैंड बैंक से लेके बहुत सारे, हम अभी चुनाव कर रहे हैं, उसको कौन सा एजेंडा होना चाहिए, तो हम लोग करके दिखाएंगे कि आप अगर असेंबली में आवाज नहीं बनेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम पैरेलल असेंबली भी चलाएंगे और लोगों को बताएंगे, वहां से मैसेज जाएगा
कि देखिए जिनको आपने विधानसभा में भेजा है अपना आवाज उठाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। आज सोचिए, जब हम लोग चुनाव जिताए, कैंपेन करते हैं चुनाव के समय में आपके लिए, आपको हमने हाउस में भेजा, किस लिए भेजा? ताकि हमारे मुद्दे उठाएंगे। मतलब चुनाव में भी हम कैंपेन करें, हमारा पूरा टीम आपको जिताने के लिए लग जाए, और जिताने के बाद भी मुद्दा उठाने में भी हम ही लोग लगेंगे, तो फिर आपको जिताने का क्या मतलब है? तो इसलिए हम लोग ये इनको दिखाना चाहते हैं, ना सिर्फ पैसा बल्कि आदिवासियों के मुद्दों को लेकर 24 मार्च 2025 को पुराना विधानसभा में पैरेलल विधानसभा चलेगा। उधर नया विधानसभा में विधानसभा चलेगा और पुराना विधानसभा में आदिवासी महासभा चलेगा। इस बालू को लोग 1000 रुपया 500,000 में लेके आते हैं जुलाई अगस्त के समय में, उसको जो है कि 10-10 हजार रुपया ट्रक में बेचा जाता है यहाँ पर, मैंने देखा है। तो सोचिए कि इतना, उसी तरह स्टोन चिप्स इलीगल चल रहा है, बोलता है जहां पे सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सब है, उसके बावजूद बताइए इस राज्य में, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि पहाड़ पर क्रशर लगा के ट्रक जो है कि स्टोन चिप्स बेच रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरा सरकार वो कुछ नहीं करती। क्यों ऐसा होता है? सब जगह से उन लोगों को आ रहा है। उसी तरह जंगल माफिया टिम्बर बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दारू माफिया, अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की खरीद बिक्री ग्राम सभा के बिना परमिशन का नहीं हो सकता है पेशा कानून के तहत, लेकिन देखिए क्या हो रहा है। जोहार, ट्राइबल न्यूज 1 देख रहे हैं आप, हमारे साथ जुड़े हैं आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ग्लेडसन डुंगडुंग, जो एक सोशल एक्टिविस्ट और राइटर भी हैं और लगातार आदिवासियों के मुद्दे को लेकर प्रखर रूप से अपनी बातों को रखते हैं। तो विशेष हम पहले हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि लगातार झारखंड में, यहाँ के राजनीतिक में, यहाँ के हार जीत में आदिवासी अहम भूमिका अदा करते हैं, हर हार जीत में अपना योगदान देते हैं, लेकिन लगातार यहाँ के आदिवासियों को इस राज्य में, झारखंड राज्य में दरकिनार किया जा रहा है। उसी को लेकर विशेष वार्ता करने वाले हैं, क्योंकि लगातार अपने किताबों के माध्यम से हो या फिर कई कार्यक्रमों में अपनी बातों को रखते हुए सरकार को नई दिशा दिखाने का काम करते हैं। तो सर, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को जानना भी चाह रहे हैं, क्योंकि लगातार झारखंड में जमीन लूट हो रही है, आप भी देख रहे होंगे, और लगातार कहीं ना कहीं सरकार का जमीन लूट पर बयान नहीं हो रहा है, जबकि जमीन के लिए लगातार यहाँ झारखंड में कई बड़े आंदोलन हुए। तो क्या कहना चाहेंगे, लगातार कोई भी जीते, या कांग्रेस जीते, जेएमएम जीते या बीजेपी जीते, आदिवासियों की हार क्यों हो जाती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सारे दर्शकों को जोहार और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह के सारे विमर्श जो हैं उसको आप निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हमारे जो नेता हैं, चाहे अब तक जितने आदिवासी नेता मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने या विधायक बने, उनको ऐसा लगता है कि वे संविधान को नहीं पढ़ते हैं, वो 5वीं अनुसूची को नहीं पढ़ते हैं, अनुसूचित क्षेत्र में क्या होना चाहिए उसके बारे में उनको बेसिक जानकारी नहीं है, या जिनको जानकारी भी है तो वो कहीं ना कहीं जमीन माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, खनिज माफिया, जंगल माफिया और नौकरशाहों का जो एक नेक्सस है जी, वो नेक्सस के अंदर ही वो घुस जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं और निकलना भी नहीं चाहते। अब यहाँ मैंने हमेशा कहा है कि झारखंड के 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में जी, यहाँ का प्रशासन और नियंत्रण संविधान के अनुच्छेद 244(1) और उसी के तहत जो व्यवस्था किया गया है 5वीं अनुसूची, उसी के अनुरूप होना चाहिए, लेकिन वो दिखता नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो संवैधानिक रूप से नियम कानून का पालन यहाँ पे करना चाहिए, संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना चाहिए, उसके जगह क्या कर रहे हैं, आपको झारखंड पंचायत राज अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र में जो है कि डाल दे रहे हैं, और उसके लिए ना उसको टीएससी में लेके जाते हैं, ना जो है कि उसको प्रेसिडेंट से एसेंट किया है। जबकि अनुसूचित क्षेत्र के लिए जब आप विशेष व्यवस्था करते हैं तब उसको आपको लेना जरूरी है। यहाँ बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, बोलते हैं कि ये तो सामान्य क्षेत्र के लिए भी है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी है, तो ये कैसे जो है कि टीएससी में जाएगा।
कैसे ये जो है कि प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा? करना क्या था, यदि इन्होंने झारखंड पंचायत राज अधिनियम में ही पेशा को डाला और वो अलग से अधिनियम ये नियमावली बनाकर लागू नहीं किए 2001 में, तो इनको करना था उसमें अनुसूचित क्षेत्र शुरू में ही पंचायत राज झारखंड पंचायत राज अधिनियम मतलब JPRA 2001 का धारा 1 उपधारा 2 में उनको मतलब ये अनुसूचित क्षेत्र डालना था जी। उसके अलावा उपबंध डालना था, है ना? तो उपबंध आपने डाला नहीं, तो यही जो उपबंध है उसको क्या कर दिया, सगुड़ बगुड़ यहाँ वहां खिचड़ी बना दिया। तो खिचड़ी कैसे आप बना सकते हैं? इसे नहीं बना सकते क्योंकि विधानसभा को यहाँ के लिए कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो आपको वहां क्या करना था, एक उपबंध बनाना था और उसी उपबंध को अनुसूचित क्षेत्र के लिए सही है कि नहीं है, पेशा कानून के 23 प्रावधान के अनुरूप है कि नहीं है, उसी को इसीलिए उसको थ्रू गवर्नर उसको TSC में ले जाना था। फिर TSC जब उसको अपना परामर्श दे देती, उसके बाद इसको जो है महामहिम राष्ट्रपति के पास ले जाना था उनके एसेंट के लिए। यही प्रक्रिया है और इसका पालन इन्होंने नहीं किया, इसलिए 2015 में ज्वाइंट सेक्रेटरी झारखंड विधानसभा ने सवाल उठा दिया, है ना? तो आपका जो मूल सवाल कि नहीं तो वो होता है, तो यही समझ नहीं है। और इसीलिए देखिए ये जो असंवैधानिक तरीके से अब दूसरा कानून लागू किया 2011 में, नगर पालिका अधिनियम 2011, संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है 243 आर्टिकल 243 ZC1 कि ये अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। तो जब लागू नहीं होगा, संविधान में लिख दिया है, आप कैसे यहाँ पे लागू कर दिए? ये लोग बोलते हैं कि 7th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में पंचायत व्यवस्था और नगर पालिका व्यवस्था है और उसके लिए सिर्फ कानून बनाने का अधिकार जो है कि असेंबली को है। भाई जब वही रहता तो फिर ये तो चूंकि शेड्यूल 7 वो तो जब संविधान बना उसी टाइम में बना था, तो फिर 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ, वहां अलग से क्यों जोड़ने की जरूरत थी? आर्टिकल 243 उसी में M1 M4B और फिर नगर पालिका के लिए 243 ZC1 एंड ZC3 क्यों जोड़ा? तो अंधा जैसे लोग बात करते हैं, न संविधान की समझ है, आधा अधूरा लेके जो है कि जो उनके पक्ष में है उसका बात करते हैं कि यहाँ सब कुछ चल रहा है वो सही है ना? तो 31 दिसंबर को पेशा कानून का प्रारूप जारी कर दिया गया था, तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं क्या? बहुत सारी त्रुटियां हैं उसमें। हम लोग सवाल इसीलिए उठाए क्योंकि इसको वो लोग लागू कर देने वाले थे 26 जनवरी से जी, लेकिन जब हम लोगों ने उसको मुस्तैदी के साथ उठाया हर रेफरेंस के साथ, तो झारखंड सरकार ने रोका। उसी से तो समझ में आता है कि हम लोग सही जगह पे हैं। जबकि पंचायत राज विभाग, हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, 7th शेड्यूल से लेके जितना उनके पास था वो लेके आ गए। लेकिन हमने ये भी बता दिया कि 22 जुलाई 2022 को झारखंड के चीफ सेक्रेटरी ने माननीय हाई कोर्ट में एफिडेविट दायर करके वहां पे लिखा एफिडेविट में कि अनुसूचित क्षेत्रों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई अधिकार नहीं है। और उसमें उन्होंने रेफरेंस दिया 5th शेड्यूल के लिए जो व्यवस्था है आर्टिकल 244(1) का, और उन्होंने उसमें कहा कि आर्टिकल 244(1) और उसी का व्यवस्था 5वें अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र का सारा मतलब सारी शक्तियां राज्यपाल पर निहित है। क्यों चीफ सेक्रेटरी ने ये कहा? उसके बावजूद झारखंड के में जो है कि कुछ एनजीओ ग्रुप, कुछ आदिवासी बुद्धिजीवी आन शान इधर उधर करने के लिए वो पड़े हैं कि जैसे भी करके JPRA को लागू करा। और आपने जो सवाल उठाया ये जो नियमावली प्रस्तावित नियमावली है उसमें गड़बड़ी क्या है? पहला ही पेज में गड़बड़ी है। आप सोचिए, ये लोग कहते हैं कि हम पेशा कानून लागू कर रहे हैं, आदि उसमें जो नियमावली का ऊपर में जो नाम दिया है उसमें लिखा है झारखंड पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नियमावली 2024, ठीक है जी। अधिनियम का अर्थ लिखता है झारखंड पंचायत राज अधिनियम। जब उस पर सवाल उठाया उसको चेंज किया। अभी भी जो लेटेस्ट जो ड्राफ्ट है उसमें अधिनियम का अर्थ बदल दिया, उसमें भी लिख दिया ये पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम 1996 लिख दिया। लेकिन नीचे लिखते हैं धारा, झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा है।
फिर भी लोगों का आंख नहीं दिखाई पड़ रहा है उस पर। मैं बोलता हूं कैसे, मतलब आप जो है कि कानून, पेशा कानून आप पंचायत राज अधिनियम की धाराओं के द्वारा कैसे लागू कर सकते हैं? इसका मतलब अर्थ बिल्कुल सही है, क्लियर है कि पेशा के कुछ प्रावधान झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में डाला गया है, उसी को ये लोग लागू करना चाहते हैं। ये बहुत स्पष्ट है। इसलिए हम लोगों का क्लियर है कि पेशा कानून 1996 के 23 प्रावधानों को उपयुक्त नियमावली के द्वारा लागू करना ही पड़ेगा। उसके अलावे आगे ना पीछे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में, जैसे आपने कहा असेंबली की बात, मुख्यमंत्री आदिवासी, कई मंत्री आदिवासी, पहली बार 30 विधायक आदिवासी। तो जब 30 विधायक आदिवासी वहां पर बैठे हैं, जबकि 28 रिजर्व सीट है, उसके बावजूद अगर पेशा कानून के 23 प्रावधान आप लागू नहीं करेंगे, और हम लोग कोई कानून बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, कानून बनाने की मांग कर नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ नियमावली बनाकर जो है कि लागू करने की बात कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि पेशा कानून 1996 को लागू हो गया, 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ जी। आज अगर वही पेशा कानून बनाने की मांग होती, कभी नहीं बनता, और आने वाले समय में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि बनेगा ऐसा कानून। हालांकि पेशा कानून में भी कई खामियां हैं, उसके बारे में नहीं जा रहा हूं मैं, लेकिन जब ऐसा कानून नियमावली बनाकर लागू नहीं हो रही है, तो समझ लीजिए कि कितना, मतलब कौन कौन सी ताकतें हैं अंदर में जो रोक रहे हैं। और हमारे 30 विधायक, उसमें से मुश्किल से 1-2 लोग पेशा पर बात कर रहे हैं। अभी कल परसों माननीय मुख्यमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया, उधर हमारा कोलेबिरा के विधायक वो लगातार बोल रहे हैं, नमन बिक्सल कोनगाड़ी साहब, ऐसे ही 1-2 बोल रहे हैं, लेकिन लार्जली हमारे अधिकांश विधायक मुंह नहीं खोलना चाहते इसमें। तो क्या सभी सीएनटी, खासतौर पे हमने देखा कि विधानसभा इतने साल हो गए अलग झारखंड राज्य के, और कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र चलता है, उसमें सीएनटी जैसे कानून कहीं ना कहीं आदिवासियों के अस्तित्व को बचा के रखा है, लेकिन सीएनटी जैसे मुद्दों को आखिर सदन में क्यों नहीं उठाया जाता है? क्या देखिए, ये दोनों कानून का बहुत लिंक है। जैसे आपने कहा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और संताल परगना के लिए संताल काश्तकारी अधिनियम जी, और फिर पेशा, ये एक तरह से जमीन के मसले पर पेशा उस पर जो है कि बहुत जबरदस्त सपोर्ट करते हैं दोनों कानून को। क्योंकि ये दोनों कानून में क्या है, अगर मूलतः देखेंगे आदिवासियों के संदर्भ में, उसमें भी बहुत सारे अमेंडमेंट करके छेद कर दिया गया। उसके बावजूद लार्जली अगर आप देखेंगे तो ये कहता है कि आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं हो सकता है लीगली, लेकिन पूरा झारखंड खाली हो जा रहा है। बाहर से जितने पॉपुलेशन आ रहे हैं, आके जो है कि भर रहे हैं आदिवासी का जमीन, औने पौने दाम पर सादा कागज में लिखो के लेके जा रहे हैं, है ना, कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ पे पूरा मुख्यमंत्री से लेके पूरा शासन तंत्र, पूरा जो है कि पुलिस महकमा, सब कुछ होने के बाद भी ये, और मैं आपको बताता हूं, दुर्भाग्य है इस राज्य का कि पुलिस प्रशासन जिसकी जिम्मेवारी लॉ एंड ऑर्डर को देखने की है, वो जमीन लुटवाने में शामिल है। क्योंकि मैं खुद साक्षात देखा, अभी जो है हम लोग का कार्यक्रम यहाँ पर था आपका खूंटी का कर्रा में जी, कर्रा में पेशा को लेकर कार्यक्रम हो रही थी। उसी समय में कर्रा थाना से एक फोन आता है हमारे मित्र को, और उनको बुलाया जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे बार बार थाना से फोन आ रहा है। तो हमने कहा कि वो आप चले जाइए, देख लीजिए क्या हो रहा है। वो जाते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि पूछा जाता है कौन कौन आए हैं, तो मेरे बारे में वो कहते हैं कि वही आज के मुख्य वक्ता है। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद वहां से चीजें बदलती है। वो कहते हैं कि कोई एक जमीन, एक आदिवासी जमीन को लगभग 2.5 एकड़ कोई जायसवाल ने लिया है वहां पर जी, और उस जमीन के लिए इनको कहा जाता है कि आप जो है कि समझौता कर लीजिए। और उसमें कौन कौन पुलिस अधिकारी बैठे हैं थाना में? डीएसपी, खूंटी का एसपी, खूंटी का थानेदार, उसके बाद जमीन दलाल, और इन चारों के बीच में उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि समझौता करो। और ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, इनके ऊपर फर्जी भी केस किया हुआ है ताकि ये लोग डर जाएंगे, जेल होगा तो फिर अल्टीमेटली आदिवासी की जमीन। तो सोचिए कि जब आदिवासी का जमीन की लूट हो रही है, और उसमें देखिएगा SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 और 5
उसमें स्पष्ट है कि अगर आदिवासी का जमीन भी दूसरे लोग लेते हैं गैर कानूनी तरीके से, उसमें भी एफआईआर होना है। झारखंड में मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई एफआईआर जमीन के मसले पे SC/ST केस में हुआ होगा, नहीं आज तक नहीं हुआ है। और ये लोग क्या बोलते हैं, जब कोई एफआईआर करने जाता है तो बोलता है कि ये तो सिविल केस है, इसमें SC/ST के तहत कैसे एफआईआर होगा। तो जो पूरा पुलिस महकमा को ये काम करना था वो नहीं कर रहे हैं और आदिवासी का जमीन निरंतर लूटता जा रहा है। अब पेशा आने से क्या हो जाएगा, पेशा कानून में आप देखिएगा कि पेशा कानून में बहुत स्पष्ट है कि ग्राम सभा आदिवासी का जमीन का खरीद बिक्री में ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा। अभी क्यों जा रहा है, जैसे आपने कहा CNT SPT, अभी तो क्या जमीन एक व्यक्ति के नाम से है, दलाल लोग आते हैं उसको डराते हैं, धमकाते हैं, कभी कुछ करते हैं, ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही पेशा लागू हो जाएगा उसके बाद क्या होगा कि ये व्यक्ति जो आदिवासी जमीन भी बेचेगा तो ग्राम सभा को बताना पड़ेगा, है ना, तो सबको पता चल जाएगा कौन ले रहा है। दूसरा, जो जमीन गैर आदिवासी लोग डरा धमका के या किसी भी तरह से लिए हैं वो जमीन भी वापसी ग्राम सभा करेगा, उसके पास अधिकार है। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून लागू हो, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो है कि जमीन माफिया जो जिस तरह से रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा हो रहा है आदिवासी की जमीन पर, वो तो रुक जाएगा। तो इसलिए पूरा दबाव है सरकार पर। उसी तरह जो है कि अब दूसरे लघु खनिज बालू को कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 कर रहे हैं, क्योंकि ग्राम सभा को देना नहीं चाहते हैं। जितना बालू माफिया वहां से, सोचिए कि जिस बालू को लोग 1000 रुपया 500,000 में लेके आते हैं जुलाई अगस्त के समय में, उसको जो है कि 10-10 हजार रुपया ट्रक में बेचा जाता है यहाँ पर, मैंने देखा है। तो सोचिए कि इतना। उसी तरह स्टोन चिप्स इलीगल चल रहा है, बोलता है जहां पे सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, सब है, उसके बावजूद बताइए इस राज्य का दुर्भाग्य है कि पहाड़ पर क्रशर लगा के ट्रक जो है कि स्टोन चिप्स बेच रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरा सरकार वो कुछ नहीं करती है। क्यों ऐसा होता है? सब जगह से उन लोगों को आ रहा है। उसी तरह जंगल माफिया टिम्बर बेच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। दारू माफिया, अनुसूचित क्षेत्रों में शराब की खरीद बिक्री ग्राम सभा के बिना परमिशन का नहीं हो सकता है पेशा कानून के तहत। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, दन शराब बिक रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते हैं पेशा कानून लागू करना। जब आप बात कीजिएगा पेशा कानून का, तो सारा जगह पे हर दरवाजे को पेशा कानून बंद करता है, बिना ग्राम सभा का वो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए वो लोग नहीं चाहते हैं कि पेशा कानून लागू हो, पेशा कानून के 23 प्रावधान लागू हो। वो लोग चाहते हैं कि आदिवासियों को ठग के JPRA को ही पेशा बताओ, और उसमें जो चुनाव दे दिए, एकल पद में रिजर्वेशन दे दिया, इसी को दे दो, आदिवासी लोग खुश हैं, और इनका जल जंगल जमीन खनिज संपदा सारा कुछ लूटो, दारू मस्त बेचो, जमीन मस्त लूटो। यही हो रहा है छत्तीसगढ़। ये लोग बोलते हैं ना, तर्क देते हैं कि 10 अनुसूचित राज्यों में से 8 में तो लागू है, तो जो राज्यों में लागू है चले जाइए, पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है। मध्य प्रदेश वगैरह से मुझे मैसेज कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि आप लोग मत सुनिएगा क्योंकि हम लोग को ठगा गया है। यही लोग बोल रहे हैं, बोलते पेशा कानून लागू है बोल के देखिए हमारा हसदेव लुट गया, क्योंकि वहां पे भूमि अधिग्रहण में ग्राम सभा को अधिकार ही नहीं दिया है ना, वो यहाँ भी JPRA में नहीं है। तो ये सारा खेल तमाशा तो हम लोग, हमारी टीम आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद की टीम ने इतना रिसर्च वर्क करके सारे चीजों को पकड़ लिया है। इसीलिए NGO समूह, कुछ लोग जो है कि पंचायत विभाग में मास्टर ट्रेनर बन गए थे, कुछ लोग दूसरे कुछ बन गए थे। ये सारे लोग मिलके हम लोगों का कभी कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है, कभी बोलता है ये लोगों को जानकारी ही नहीं है, कभी कुछ बोल के हम लोगों को ये करने की कोशिश करता है। एक देखा था फेसबुक पोस्ट में, आपने पोस्ट किया था कि 24 मार्च को एक विधानसभा की तर्ज पर उस तरीके से आदिवासियों के मुद्दे को कैसे सदन में उठाया जाता है, कैसे बातों को रखा जाता है, आपने एक पोस्ट किया था। तो उस माध्यम से क्या मैसेज है? क्या आरसी सेट से जीतने वाले विधायकों को एक सीधा मैसेज दे रहे हैं कि बिल्कुल। देखिए झारखंड में जो हमारा स्टडी है, अभी हमको झारखंड में काम करते हुए 20 साल हो गया। मैं जब बाहर, मतलब मुझे मजबूर होकर पलायन होना पड़ा मेरे माँ बाप की हत्या के बाद, उसके बाद मैं बाहर से स्टडी भी किया, साथ में आंदोलन में भी शामिल हुआ। पूरा अनुभव लेने के बाद जब मैं झारखंड आया तब मैं देखा, तभी से 20 साल का स्टडी, इसलिए आप देखते होंगे मैंने 2 दर्जन से ज्यादा किताबें लिखी है, बड़ी बड़ी किताबें लिखी है। इसकी वजह से भी NGO ग्रुप और जो लोग
इस तरह की चीजें करते थे, उनको लगता था कि हम लोग को छोड़ के किसी का अधिकार नहीं है लिखना। तो वो सारे लोगों को, सारी चीजों को मैंने मतलब एक अलग ही मतलब लेवल सेट कर दिया, इसलिए लोग बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं। तो इसी तरह में ये पूरा अनुभव मेरा ये कहता है, ये हमने देखा है कि जो हमारे एमपी और एमएलए चुन के आते हैं, रिजर्व सीट है। क्यों रिजर्व रखा गया है? ताकि वो समाज को रिप्रेजेंट करेंगे, आदिवासी समुदाय को रिप्रेजेंट करते उनके मुद्दों को वहां उठाएंगे। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टियों के और बाहरी विचारधाराओं के गुलाम बन गए हैं, ऐसा दिखता है। अब अभी बस इस चुनाव का मैं बात कर रहा हूं, पिछला विधानसभा चुनाव में आप देखिए, या लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों, हम लोगों ने जिन लोगों को एड़ी चोटी करके चुनाव जिताया, खूंटी और तोरपा जैसे विधानसभा, जहां खुद भी जेएमएम को विश्वास नहीं था कि वो जीत पाएंगे, वैसे जगह पे हम लोगों ने मेहनत करके सारे चीजों को रिसर्च करके लोगों को बताया। जैसे खूंटी का बताता हूं, खूंटी में बीजेपी का 25 साल का खूंटा क्यों उखड़ा? उसके पीछे लैंड बैंक है। लैंड बैंक क्यों? क्योंकि ये लोग ये दिखाते थे कि सरना आदिवासियों को हितैषी यही है। लेकिन जब 2016 में उन्होंने लैंड बैंक बनाया, तब मैंने पूरा दस्तावेज खंगाला, फिर वहां से निकाला एक एक दस्तावेज पूरा, इतना एक ही जिला कितना बड़ा, इतना मोटा, एक एक चीज को खंगाल खंगाल के गिन गिन के मैंने उसमें से निकाला कि कितने सरना स्थलों को लैंड बैंक में डाला गया है। उसको निकालने के बाद मैं खूंटी के पूरे इलाके में लिख के बोल के बड़ी बड़ी सभाओं में लोगों को बताया कि खूंटी के 541 सरना स्थल का 488 एकड़ जमीन को लैंड बैंक में डाला है। मैंने उनको यही बताया, सरना भाई बहनों को, कि देखिए कि ये लोग आपका हितैषी होने के लिए दिखावा करते हैं और आपका ही सरना स्थल तक को नहीं छोड़ रहे। लोग कन्विंस हुए। जो हमारे मित्र सभा में आते थे, जिन कुछ लोग रिसर्च पेपर को भी मांगा, उनको मैंने दिया और उसको ले जाके गांव गांव में लोगों को बताया। तो इसमें बहुत सारे जितना भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई एक आदिवासी संगठन हैं, उन सारे लोगों ने मिलजुल के जो है कि जो चीजें की, उसके बदौलत वहां बीजेपी का खूंटा उखड़ गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है? अब यही लोगों को हम लोगों ने यहाँ पे जब पैसा के लिए पॉलिटिकल पार्टियों का जमघट किया था, अपना अपना पक्ष बोलने के लिए, न खूंटी के विधायक आए, न तोरपा के विधायक आए, न दूसरे विधायक आए जिनको बुलाया था। कौन आया? हमारा सिमडेगा कोल्ले बिरा को उतना दूर से, हालांकि उनके लिए भी हमने जरूर काम किया, लेकिन उनका अपना काम था इसलिए वो जीते, उसका हम लोग क्रेडिट लेना नहीं चाहेंगे। जरूर हमारा नैरेटिव और कन्विंस की उसका कुछ इम्पैक्ट जरूर है, पर हम चाहेंगे कि वैसे विधायक आए, कुछ भी बोले, लेकिन उन्होंने कहा विश्वास कीजिए हम आवाज उठाएंगे। तो ये कहना है ना आपको, आइए सुनिए, लोगों को आवाज उठाइए। लेकिन यहाँ पर हमारा जो है कुल मिलाकर 1% विधायक भी आदिवासी के पक्ष में नहीं बोलता है। तो इसीलिए जो आपने जो सवाल किया, क्यों 24 तारीख को, तो 24 मार्च को, क्योंकि ये इस बार यह असेंबली लंबा चलेगा, 27 मार्च तक चलेगा, तो तब तक हम लोग देखते हैं। हम लोग को लग रहा था कि पेशा जो है कि एक बड़ा एजेंडा होगा, लेकिन महामहिम गवर्नर जो है, महामहिम गवर्नर का अभिवेशन में वो दिखा नहीं। इसका मतलब सरकार बहुत कंसर्न नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये इनको दिखाना चाहते हैं, ना सिर्फ पेशा बल्कि आदिवासियों के मुद्दों को लेकर 24 मार्च 2025 को पुराना विधानसभा में पैरेलल विधानसभा चलेगा। उधर नया विधानसभा में विधानसभा चलेगा और पुराना विधानसभा में आदिवासी महासभा चलेगा, जहां पर झारखंड के सभी आदिवासी समुदाय के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे और प्रस्ताव भी पारित करेंगे, वहां से पास भी करेंगे, जिसमें 1 नंबर एजेंडा में पेशा कानून 1996 को लागू करना होगा। दूसरा नंबर एजेंडा में CNT SPT कानून होगा। उसी तरह भी और भी चीजें होंगी, लैंड बैंक से लेके बहुत सारे, हम अभी चुनाव कर रहे हैं, उसको कौन सा एजेंडा होना चाहिए, तो हम लोग करके दिखाएंगे कि आप अगर असेंबली में आवाज नहीं बनेंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तो हम पैरेलल असेंबली भी चलाएंगे और लोगों को बताएंगे, वहां से मैसेज जाएगा कि देखिए जिनको आपने विधानसभा में भेजा है अपना आवाज उठाने के लिए, वो क्या कर रहे हैं। आज सोचिए
जब हम लोग चुनाव जिताए, कैंपेन करते हैं चुनाव के समय में आपके लिए, आपको हमने हाउस में भेजा, किस लिए भेजा? ताकि हमारे मुद्दे उठाएंगे। मतलब चुनाव में भी हम कैंपेन करें, हमारा पूरा टीम आपको जिताने के लिए लग जाए, और जिताने के बाद भी मुद्दा उठाने में भी हम ही लोग लगेंगे, तो फिर आपको जिताने का क्या मतलब है? सवाल तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना। हम लोग तो इस उम्मीद के से जिताते हैं कि आप वहां हमारा आवाज बनेंगे, तो वहां आप हमारा आवाज नहीं बन रहे हैं। वहां आप किसका आवाज बन रहे हैं? वही जो है कि जमीन दलाल, है ना, रियल एस्टेट बिजनेस, भूमि माफिया, खनन माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, जंगल माफिया, इन्हीं का आप साथ देंगे तो फिर आपको असेंबली में भेजने का कोई मतलब नहीं बनता है। वहां पर समय दिया जाता है कितना, आप भी जानते हैं, 5 मिनट बोलने के लिए कितना समय दिया जाता है? 5 मिनट। वो अलग अलग, वो निर्भर करता है कि आपकी संख्या कितनी है जी। हाँ, आप विपक्ष में है तो आपको ज्यादा मिलेगा, सत्ता में है तो और भी ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखा गया अभी वर्तमान में कहीं ना कहीं इस बात पूरे आदिवासियों को आशा और उम्मीद थी कि हमारी बातों को सदन में रखा जाएगा और कहीं ना कहीं समस्याओं का समाधान भी होगा लगातार। लेकिन देखा गया फिलहाल आपने कहा कि कहीं ना कहीं नहीं बोल पा रहे हैं। एक और देखा जा रहा है, डुमरी विधानसभा से जयराम महतो अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख रहे हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को भी ऐसे रखा है जिस तरीके से भी पूरी चर्चा हो रहा है। तो क्या कहेंगे, क्या आरसीएस से जाने वाले विधायकों के अपने क्षेत्र के अंदर वैसी समस्याएं नहीं है? बहुत समस्याएं हैं, सब जगह समस्याएं हैं, एक से एक समस्याएं भरे पड़े हैं। लेकिन वही है कि आपका कमिटमेंट किसके प्रति है। क्योंकि देखिए जयराम महतो अभी उनकी पार्टी है, एक सदस्य है जी। तो वो तो आप क्रांति देखते ही हैं। जी। इस तरह के हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। जी जी। जब वो 1-2 मेंबर रहते हैं तब उनकी क्रांति, आपने दिल्ली वाले आप पार्टी से भी कोई बड़ा बड़ा क्रांतिकारी आपने देखा है क्या? अगर आप पार्टी के नेताओं के साथ आप जयराम महतो को कंपेयर करेंगे तो उनके बनिस्पत वो कहीं भी नहीं है। लेकिन आज आप पार्टी की क्या होगी? जी। जब आप सत्ता में बैठ जाते हैं ना, तब आपका चरित्र असल में सामने आता है। विपक्ष में रहते हैं तब तो हर कोई है कि शेर की तरह दहाड़ता है, उसमें कोई मतलब कमी नहीं होती है। यही हमारे दिसुम गुरु जब सत्ता में नहीं थे जी, तब कितना दहाड़ते थे, क्यों उनके पीछे लोग गए, है ना। तो असली परख कब होती है? जब आदमी सत्ता पक्ष में जाता है। बीजेपी को देखिए 2014 में सत्ता में आने से पहले क्या दहाड़ते थे ना जी। पैसा का थोड़ा भी डॉलर का बनिस्बत रुपया का दाम घटता था, क्या भाषण देते थे मोदी जी, महंगाई पर क्या भाषण देते थे। लेकिन आज कहाँ है ये? जब क्या बोलते हैं, रसोई गैस का जो कीमत बढ़ता था तो जो है कि सिलेंडर लेके लोग जो है कि बैठ जाते थे रोड पर, वो सब आपने देखा है ना। तो लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने जो बात किया है, तो क्या वो बात कैसा, उसको किस नजर से देखते हैं? क्या बिल्कुल वैसी स्थिति उन्होंने सच्चाई को कुछ अवगत कराया है? जरूर, निश्चित तौर पर वो कराया। और जब वो असेंबली में गए तो उनका दायित्व है, और ना सिर्फ उनका, सारे विधायकों का दायित्व है कि आप जो है कि सरकार को बताएं वास्तविकता जमीन पर क्या है। आप समझ लीजिए, जब आपको मैंने कर्रा का बात बताया जी कि खूंटी के एसपी, डीएसपी और एक थानेदार जमीन दलाल के साथ बैठकर अगर एक आदिवासी को धमका रहे हैं कि तुम समझौता कर लो, तुमको भी जो इसमें से मिल जाएगा। अगर इस बात को तोरपा विधायक नहीं उठाएंगे असेंबली में तो वो किस लिए है? सवाल ये उठता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस तरीके से सवाल अगर नहीं उठाया जाता है, क्योंकि नहीं उठाया जाएगा तो हमको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आखिरी पायदान पे हैं और लगातार अपनी अस्मिता को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके के सवाल अगर नहीं उठाए जाएंगे तो क्या लगता है क्या कुछ होगा? लेकिन अभी देखिए, हम लोग का जो आदिवासी क्षेत्र सुरक्षा परिषद, उसका बहुत ही एजेंडा क्लियर है कि हम लोग, पैसा तो अभी आया क्योंकि 24 दिसंबर को हम लोग को यह समझ में आया कि ये गलत डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हम लोग अभी पूरा पैसा पर लगे हुए हैं। लेकिन हमारा जो है मूल है आदिवासी क्षेत्र को कैसे हम सुरक्षित और संरक्षित करेंगे, आदिवासियों के संवैधानिक, कानूनी और पारंपरिक अधिकारों को कैसे हम लोग सुनिश्चित करेंगे, उसकी संरक्षण और सुरक्षा कैसे करेंगे। तो हम लोग की लंबी लड़ाई है। तो हम लोग का क्या है कि हम लोग समाज, आदिवासी राजनीति और राजसत्ता, उसको जरूर आईना और दिशा दिखाने का काम करेंगे।
उसके अलावे पॉलिटिकल इंटरवेंशन होगा, आइडियोलॉजिकल इंटरवेंशन होगा, बौद्धिक स्तर पर इंटरवेंशन होगा। तो आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यह जस्ट शुरुआत है। अभी तो हम लोग का 2-3 महीने हुए ही हैं ये इस मूवमेंट को शुरू करते हुए। जो संगठन है लगातार दिशा दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन कई बार आरोप भी लगता है कि पेशा को दिग्भ्रमित करके रोकने का काम करे। क्या कुछ ऐसा? वो तो बोलेंगे ही, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप यही बोलेगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं सरनाई साहब भी लेके आए, जब मैंने उनको कहा पेशा का सेक्शन 4C देख लीजिए, बोलता है कि ग्राम सभा का सदस्य कौन होगा, जो भी वहां के वोटर्स होंगे। तब उन लोगों का मुंह चुप हो गया। नहीं तो पहले तो ये बोल रहा था ना कि ये लोग ईसाई है, ये लोग जो है कि रूढ़ी प्रथा में नहीं है, इसीलिए जो है ये लोग पेशा को रोकना चाहता है। तब मैंने उनको ये भी सवाल पूछा कि जो लोग रूढ़ी प्रथा का बात कर रहे हैं तो लोग मुखिया और ये विधानसभा और लोकसभा का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि चुनाव व्यवस्था तो हमारा रूढ़ी प्रथा में तो नहीं है। हमारा रूढ़ी प्रथा तो कंसेंट बेस्ड डेमोक्रेसी है, जिसमें सर्वसम्मति से होता है ना। तो ये लोग जहां जहां सवाल उठाते हैं मैं तुरंत जो उनको जवाब देता हूं, इसलिए लोग टारगेट करते रहते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इनको किसी तरह से डाउन करो, इनका टीम को तोड़। अभी आज के समय में हमारा टीम को भी तोड़ने के लिए लग गया है। हर कोना से टीम को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और अपने एक प्रोग्राम हुआ तो उसमें आपने देखा भी, इवन कि बंधु तिर्की जैसे लोग जो है, जो हमेशा मेरा जो है कि मान सम्मान से हर मंच पर मुझे मान सम्मान देते रहे, सडनली उस दिन कहने लगे कि आपको भगवान ने ज्यादा दिमाग दे दिया है, आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं, आप जो है कि दूसरों के बीच में खेल रहे हैं। तो इसी से समझ में आ जाता है कि जिनका निजी राजनीतिक और आर्थिक हित पर चोट पहुंचा रहा है पेशा कानून, वो लोग मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारा बस यही है, मैं कोई अकेले नहीं हूं, हमारा पूरा संगठन है, बहुत सुलझे हुए लोग हैं, बहुत सीनियर लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूं। तो सारे लोग मिलजुल के हम लोग पेशा कानून को इसके तय प्रावधानों के अनुरूप नियमावली बनवाकर झारखंड में लागू करवाएंगे ही करवाएंगे। उसमें जो त्रुटियां थी, क्या उन त्रुटियों को आपने ड्राफ्टिंग करके अवगत करने का काम? हाँ बिल्कुल। अभी हम लोग जेपीआरए में क्या कौन कौन सा चीजें नहीं डाला गया है पेशा का जी, उसको भी हम लोगों ने निकाल लिया है। अभी हम लोग नियमावली भी विधिवत जो पंचायत राज विभाग ने बनाया है उसी का पैरेलल हम लोग नियमावली हम लोगों ने बना लिया है। अब यह नियमावली आपको 24 तारीख को हमारा आदिवासी असेंबली में दिखाई देगा। हम लोग पारित करने जा रहे हैं उसको, और उसके बाद हम लोग सरकार को भी देंगे, महामहिम गवर्नर को भी देंगे, एमएलए लोग को भी देंगे और टीएसी मेंबर्स को भी देंगे। अब विधानसभा में जिस तरीके से आवाज उठाया जाता है, सेम पैटर्न पर वहां पर आदिवासी मुद्दे पर चर्चा होगी, तो कहीं ना कहीं ये पहली बार होगा हमको शायद। बिल्कुल। हम लोग अभी देखिए इतिहास पर इतिहास क्रिएट करेंगे। हम लोगों ने यही कह के रखा है कि झारखंड इतिहास बनाने जा रहा है, पेशा के संदर्भ में भी और दूसरे संदर्भ में भी। और उसी में आप देखिएगा यहाँ सिर्फ झारखंड बल्कि देश के सारे अनुसूचित क्षेत्रों को यहाँ से दिशा मिलेगी, और देखिएगा हर जगह मूवमेंट खड़ा होगा जी। ये बातें इसलिए ये सब करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा सोशल एक्टिविस्ट तो चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि झारखंड में कई आदिवासियों का प्रतिनिधित्व उनकी सुरक्षा करने के लिए कई ऐसे नेता थे, जैसे मारांग ओम के जयपाल सिंह मुंडा जो संविधान सभा के सदस्य भी थे और आदिवासियों का प्रतिनिधित्व किए थे, और हमेशा ऐसे ही कई शब्दों का उन्होंने विरोध किया था। जैसे एक बार आदिवासियों को जनजाति कहा गया था तो उसका वो कड़ा विरोध किए थे। हाँ बिल्कुल, आप सही है। जैसे देखिए ये जो संविधान का मसौदा अनुच्छेद 13 उपअनुच्छेद 5 उसमें आदिवासी और अंग्रेजी में एबोरिजिनल शब्द डाला हुआ था, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1 दिसंबर 1948 को संशोधन कर दिया। 2 दिसंबर 1948 को मारांग ओम के जयपाल सिंह मुंडा ने उनको सवाल पूछा कि आपने आदिवासी शब्द को वहां से क्यों हटाया। और बाद के दिनों में भी जब वो भाषण दे रहे थे तो उन्होंने बहुत ही दमदार तरीके से कहा आदिवासी आइडेंटिटी के सवाल पर कि हम आदिवासी हैं और हमारे लिए दूसरा शब्द नहीं चाहिए, दूसरा शब्द हमें स्वीकार नहीं है। लेकिन जबरदस्ती अनुसूचित जनजाति शब्द थोपा गया क्योंकि हम लोगों को वर्ण और जाति व्यवस्था में डालना था, ताकि आदिवासी को का पहचान, उसका अस्तित्व को मटियामेट किया जाए और सब कुछ पर कब्जा कर लिया जाए। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र भी मारांग ओम के जयपाल सिंह मुंडा का ही देन है, लेकिन
लगातार जिस पायदान पे आदिवासी समुदाय खड़े हैं, कहीं न कहीं फिर से एक बनाए हुए कानून को लागू करने के देखिए उसमें जो है, जैसे आपने 5वीं अनुसूची से कहा जी 5वीं अनुसूची के सवाल पर 2 सब कमेटी बना, जी 5th शेड्यूल के लिए, 6th शेड्यूल के लिए। मारंग ओम के जयपाल सिंह मुंडा ने इसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि देश के जो आदिवासी सभी एक ही हैं, इसलिए सिर्फ एक शेड्यूल होना चाहिए था, लेकिन उनको सुना भी नहीं गया और जो है कि सब कमेटी में उनको चेयरमैन बनाना चाहिए था, उनको जो है कि डाला भी नहीं गया। इतना अन्याय है कि जो वो लोग जानते थे कि वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन फिर भी तो उन्होंने कह भी दिया हाँ, बिल्कुल। कि मैं लाखों करोड़ आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बिल्कुल कर बिल्कुल रहा हूं। बिल्कुल। और इसमें एक और यहाँ से झारखंड से बड़े नाम थे बोनीफास लकड़ा साहब, तो 5th शेड्यूल के सवाल पर बोनीफास लकड़ा साहब का भी काफी योगदान रहा है। ये सब सवालें कहीं ना कहीं आपको जरूर 24 मार्च को शायद सुनने को मिलेगी, क्योंकि लंबा इतिहास रहा है, कई अधिकार रहा है आदिवासियों का। फिलहाल झारखंड विधानसभा में हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को सुनाई नहीं देता है जो गूंज होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको लगता है इस तरीके से एक लोग जान पाएंगे, क्योंकि ये सपना था मारंग ओम के जयपाल सिंह मुंडा का भी कि आदिवासी, यहाँ के आदिवासी सिखाए लोकतंत्र यहाँ के नेताओं को। अच्छा प्रयास है। चलिए, हमारे साथ लंबी वार्ता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार।